आज हम एक ऐसी दुनिया की पड़ताल कर रहे हैं जहां सॉफ्टवेयर सिर्फ कोड नहीं बल्कि एक राजनीतिक हथियार बन जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्रतिबंधित ऑपरेटिंग सिस्टम्स की। तो चलिए एक सीधा सा सवाल पूछते हैं। क्या यह मुमकिन है कि एक पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम ही गैरकानूनी हो जाए, मतलब इलीगल? और इसका जवाब है हाँ, कुछ जगहों पर ऐसा हो सकता है। लेकिन रुकिए, ये कहानी उतनी सीधी नहीं है जितनी लगती है। असल में यहाँ कई परतें हैं जिन्हें हमें एक-एक करके समझना होगा। तो चलिए पहली परत को समझते हैं। जब हम बैन शब्द सुनते हैं तो दिमाग में आता है कि किसी चीज पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। पर डिजिटल दुनिया में एक बैन के कई मतलब हो सकते हैं। तो ये बैन आखिर होता क्या है? देखिए, एक होता है खरीद पर प्रतिबंध, मतलब सरकार खुद वो सॉफ्टवेयर नहीं खरीदेगी। दूसरा है वेंडर ब्लॉक, जब कोई कंपनी जैसे माइक्रोसॉफ्ट खुद ही किसी देश में अपनी बिक्री बंद कर दे। फिर आता है नीतिगत प्रतिबंध, जो कंपनियां अपने अंदरूनी सिक्योरिटी कारणों से लगाती हैं। और आखिर में जो सबसे पावरफुल है वो है कानूनी प्रतिबंध, जहां कानून ही किसी ओएस के इस्तेमाल को गैर कानूनी बना देता है। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं सरकारी कंप्यूटरों पर लगे बैन की। ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये स्लाइड दिखाती है कि कैसे असल कहानी सुर्खियों में कहीं खो जाती है। 2014 में पूरी दुनिया में ये खबर फैली, चीन ने विंडोज 8 को बैन कर दिया। लेकिन हकीकत क्या थी? हकीकत ये थी कि ये बैन सिर्फ नए सरकारी कंप्यूटरों पर था, आम लोगों के लिए नहीं। तो सवाल ये है कि चीन ने ऐसा किया क्यों? खैर, कई वजहें थी। एडवर्ड स्नोडन के खुलासों के बाद अमेरिकी टेक्नोलॉजी पर भरोसा काफी कम हो गया था। ऊपर से माइक्रोसॉफ्ट ने चीन के सबसे लोकप्रिय ओएस विंडोज एक्सपी का सपोर्ट भी बंद कर दिया। और विंडोज 8 के जो नए क्लाउड फीचर्स थे ना, उन्हें जासूसी के एक संभावित जरिए के तौर पर देखा जा रहा था। असल में ये अपनी डिजिटल आज़ादी को कंट्रोल करने की एक कोशिश थी। और ये डर सिर्फ चीन तक ही सीमित नहीं था। ईरान ने भी अपने सरकारी संस्थानों में विंडोज पर पाबंदी लगा दी। वजह, स्टक्सनेट जैसा एक बहुत ही खतरनाक साइबर हमला, जिसने उन्हें यह सिखाया कि अपने ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किसी विदेशी सॉफ्टवेयर पर निर्भर रहना कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। अच्छा, अब एक और दिलचस्प पहलू देखते हैं। जब सरकारें नहीं बल्कि कंपनियां खुद अपने ही ऑपरेटिंग सिस्टम को ब्लॉक कर देती हैं। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है साइस्टार बनाम एप्पल का केस। साइस्टार एक कंपनी थी जो नॉर्मल पीसी पर मैक ओएस एक्स इंस्टॉल करके बेच रही थी। ये एप्पल के लाइसेंस का सीधा सीधा उल्लंघन था। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि कोर्ट ने मैक ओएस को गैरकानूनी नहीं कहा, बल्कि उसे अनधिकृत हार्डवेयर पर बेचना गैरकानूनी ठहराया। तो ये सॉफ्टवेयर पर नहीं, बिजनेस मॉडल पर बैन था। एक और ताज़ा उदाहरण देखते हैं। 2022 में माइक्रोसॉफ्ट ने रूस में विंडोज़ के ऑफिशियल डाउनलोड्स को ब्लॉक कर दिया। ये रूस की सरकार का फैसला नहीं था, बल्कि यूक्रेन पर हमले के बाद खुद माइक्रोसॉफ्ट का एक कॉर्पोरेट फैसला था। तो ये एक वेंडर लेवल ब्लॉक था, कानूनी बैन नहीं। अब एक ऐसे बैन की बात करते हैं जो किसी सरकार या कंपनी से नहीं आता, बल्कि समय के साथ अपने आप लग जाता है, जब सॉफ्टवेयर इतना पुराना हो जाए कि वो एक खतरा बन जाए। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है विंडोज एक्सपी। 2014 में माइक्रोसॉफ्ट ने सपोर्ट बंद कर दिया, मतलब कोई सिक्योरिटी अपडेट नहीं। और फिर क्या हुआ? 2017 में आया वानाक्राई रैंसमवेयर और उसने दुनिया भर में उन लाखों अनसपोर्टेड एक्सपी मशीनों को तबाह कर दिया। ये एक बहुत बड़ा सबक था कि पुराना सॉफ्टवेयर सिर्फ पुराना नहीं होता, वो खतरों के लिए एक खुला दरवाजा होता है। और इसी खतरे की वजह से लागू होते हैं सुरक्षा अनुपालन प्रतिबंध। ये कोई सरकारी कानून नहीं, बल्कि कंपनियों की अपनी सख्त पॉलिसीज होती हैं। जरा सोचिए, अगर कोई अस्पताल या बैंक पुराना अनसेफ सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहा है तो उस पर भारी जुर्माना लग सकता है, यहां तक कि उसका लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। तो ये एक तरह का कॉर्पोरेट बैन है। और ये जो अदृश्य प्रतिबंध है ना, ये सिर्फ पुराने सॉफ्टवेयर पर ही नहीं लगता। कई बेहतरीन लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस भी इसका शिकार होते हैं। भले ही वो टेक्निकल रूप से बहुत अच्छे हों, लेकिन अगर उनके पास वो खास सर्टिफिकेशन या एंटरप्राइज सपोर्ट नहीं है जो बड़ी कंपनियों को चाहिए, तो उन्हें बड़ी संस्थाओं में इस्तेमाल करने की इजाज़त ही नहीं मिलती। और अब हम पहुंचते हैं सबसे चरम उदाहरण पर, एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे बैन नहीं किया गया है, बल्कि जिसे छोड़ना ही नामुमकिन है। यह है उत्तर कोरिया का रेड स्टार ओएस, जो निगरानी के लिए ही बनाया गया है। यह काम कैसे करता है? जब भी कोई यूजर कोई फाइल खोलता है, कोई डॉक्यूमेंट, कोई फोटो, ये ओएस चुपके से उस फाइल पर कंप्यूटर का सीरियल नंबर वाटरमार्क कर देता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर वो फाइल कभी देश से बाहर लीक होती है,
तो सरकार ठीक-ठीक पता लगा सकती है कि उसे किस कंप्यूटर से बनाया गया था। ये एक लाइन पूरी कहानी बयां करती है। रेड स्टार ओएस विश्व स्तर पर प्रतिबंधित नहीं है, इसे बस उस सिस्टम को छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाती जिसे नियंत्रित करने के लिए इसे बनाया गया है। ये प्रतिबंध नहीं, ये एक डिजिटल जेल है। तो अंत में ये एक सोचने वाली बात है। आज हमने जो कुछ भी देखा उससे ये साफ है कि भविष्य में ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ कोड का एक टुकड़ा नहीं रहेंगे। वो डिजिटल सरहदें बन सकते हैं जो ये तय करेंगी कि हम क्या देख सकते हैं, क्या कर सकते हैं और कौन हम पर नजर रख रहा है।